तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंपनी रूल रिवाइज किया था, तो अभी विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम क्राउन रूल रिवाइज करेंगे। तो आपका जो क्राउन रूल था वो था 1858 से 1947 इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एक्ट था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देख रहे हो, क्राउन रूल्स आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हो गए एक्ट्स के नाम। तो ये था एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। कुछ था तो ऐसा नहीं है ऐसा, बट जो भी है, गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। मैं इस चीज़ को ऐसे क्यों बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसमें ऐसा कुछ गुड नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि ये कहने की बात थी। ठीक है, तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। मोर द लेस पावर्स इनकी ऑलमोस्ट सेम थी, बट वही है कि कुछ तो चेंज दिखाना था। ये जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कहे गए थे ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और ये फर्स्ट कौन बने थे हमारे? लॉर्ड कनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कॉमन डाउन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? दैट इज़ ऑल्सो कॉमन डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? इन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एंड कर दिया था और अबॉलिश कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अबॉलिश बोर्ड ऑफ कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड एंडेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें नया ऑफिस बना था एक न्यू ऑफिस, और न्यू ऑफिस क्या था आपका? वो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट, जिसमें जो है मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे इसमें। फॉर असिस्टेंस, इनके असिस्टेंट के लिए 15 मेंबर काउंसिल भी थी जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी। और सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट इन काउंसिल स्विंग एंड स्वीड इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल स्विंग एंड स्वीड इन इंडिया। इसका मतलब ये है, जो पहले होता था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो यहाँ पे काम करते थे, अगर उनको किसी पे केस करना है तो वो इंडिया में चला सकते थे, लेकिन किसी को उन पे केस करना है तो उनको लंदन जाना पड़ता था, और इसलिए उनके अगेंस्ट केसेस पॉसिबल नहीं थे। बट क्योंकि गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया है, तो इन्होंने ये अलाउ किया कि अगर उन पर कोई केस होना है तो वो भी इंडिया में चलेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ऐसे करके तुम लोग याद रखना कि ये हाँ कुछ काइंड ऑफ गुडनेस थी, तो इसलिए गुड गवर्नमेंट एक्ट हम कह सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट एक्ट इसी में आपका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये जो क्राउन रूल के बाद के एक्ट्स है ना, ये तो मतलब मेजरली ये पूछा ही जाता है इसमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके बाद से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें इनके सारे एक्ट से उठाई गई हैं, तो ये याद रखना। तो इसमें क्या हुआ था? वॉइस रॉय नॉमिनेटेड इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वॉइस रॉय के पास पावर थी नॉमिनेटेड इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो जो है इसमें लॉर्ड कनिंग ने 3 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किए थे या नॉमिनेट किए थे, कह सकते हो तुम। वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, फिर सर दिनकर राव। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? इसमें फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था ये। तो इसमें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या की थी, इन्होंने रिस्टोर कर ली थी लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे एंड मद्रास की, जो पहले इन्होंने दे दी थी ना। बंगाल गवर्नर जनरल को, अब इन्होंने रिस्टोर कर ली थी इसमें। ठीक है, फिर इन्होंने न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स देख लेते हैं कौन कौन सी थी इस एक्ट के अंदर बनी थी। जो बंगाल में बनी थी 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनी थी 1886 में, पंजाब में बनी थी 1897 में। ठीक है, इन्होंने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया था। सॉरी किसने किया था ये रिकॉग्नाइज? कनिंग ने किया था इन 1859 में। और इसमें एक वॉइसरॉय को एक इम्पॉर्टेंट पावर मिली थी। गेस व्हाट, क्या हो सकती है? पढ़ा तो आप सब नहीं है। तो द पावर इज ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर इमरजेंसी में, जो अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है 6 मंथ के लिए। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सेम है अभी हमारे प्रेसिडेंट के पास भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्ट जो था आपका वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 नंबर 3। मेरी राइटिंग के लिए मैं रियली सॉरी गाइस, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं इसमें प्यारा नहीं लिख पाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या किया था ना, लेजिस्लेटिव पावर को जो है डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। पहले, इससे पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसके पास बजट डिस्कस करने का पावर नहीं था, अब इन्होंने दे दिया था। और जो क्वेश्चंस थे एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव का भी पावर दे दिया था। इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे काइंड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना कि इतनी सारी बॉडीज के पास था वो सब मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये मानो कि इनडायरेक्ट काइंड ऑफ इलेक्शंस थे। तो इसमें याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो आ गया था आपका डिस्कसिंग बजट का पावर आ गया था, और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आपका है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बहुत कंफ्यूजिंग एक्ट्स हैं ये जो काउंसिल एक्ट्स हैं। इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नंबर बढ़ा दिया था 16, जो पहले 16 मेंबर बॉडी थी अब 60 मेंबर बॉडी हो गई थी। फिर मेंबर्स अलॉटेड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मोर रेजोल्यूशन टू बजट। तो इसमें आ गया था आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पहले क्या होता था कि आपने अगर एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे एड्रेसिंग बजट वाले क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन पूछा और वो एग्जीक्यूटिव का मर्जी है कि उसने आंसर करना है कि नहीं, और अगर उसने आंसर कर भी दिया उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, बट यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ये हुआ था इसमें। ठीक है, और फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे इसी एक्ट के बाद। कौन थे फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल?
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो इलेक्टोरेट वाला ड्रामा आपने सुना है ना कि मुस्लिम इलेक्टोरेट, ये सिख इलेक्टोरेट की डिमांड्स हुई थी, वो बेसिकली यहीं से शुरू हुई थी। इन्होंने ये पूरा आइडिया अपने सबको दिया था, तो इन्होंने ये शुरू किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो, इन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें इसी एक्ट में आया था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स। इसमें वोट कर रहे थे लोग फिर से। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्योंकि ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनको याद रखना भी कौन कौन था। ये बहुत सिली स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, बहुत इजी, लेकिन बस याद नहीं आ रहे होते पेपर में बैठ के। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसे कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो था वो सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी हो गया था। पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस था वो सेंट्रलाइजेशन पे आ गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हो गए थे। इसमें गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट। वुमेन्स, नॉट ऑल। ठीक है, इसमें मतलब कि आपका ये है कि सिर्फ एलीट वुमेन्स जो थी उन्हें मिला था राइट टू वोट। याद रखने वाला स्टेटमेंट है गाइज। ठीक है, फिर इसी एक्ट में हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन। कंफ्यूज मत हो जाना इलेक्टोरेट वाले पहले स्टेटमेंट से, याद रखने की कोशिश करना। सिख 1919 वाले में सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो गवर्नर्स प्लस एग्जीक्यूटिव्स के पास चले गए थे, एक डायरकी। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये देखो, गवर्नर तो थे ही सब में, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गए थे आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जिन्हें अभी हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो। फिर आपका गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास गए थे रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो बाई कैमरल जो थे बाई डायरेक्ट इलेक्शन एट सेंटर, बाई कैमरलिज्म एट सेंटर पे आ गया था। ठीक है, अब और जो है प्रोविंसेस पे क्या था, डायरकी। अपर हाउस जो बना आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। वॉइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3/6 इंडियंस थे। ग्रांट फ्रेंचाइजी बेसिस ऑन प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, वोट देने का राइट किसके बेसिस पे दिया था इन्होंने,
बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। इन्हें लगा था सब नहीं वोट दे सकते हैं। ठीक है। न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। स्टैब्लिश किया था इन्होंने। मजे की बात पता है क्या, इनकी सैलरी हम देते थे इंडिया से। ठीक है। फिर सिविल सर्वेंट्स को के लिए जो है एग्ज़ाम जो होता था आपका CPSC 1926 से जो है फर्स्ट टाइम जो है वो इलाहाबाद में हुआ था 1920 में। CPSC फर्स्ट टाइम इन इलाहाबाद 1920 में। मूवी से याद रख लेना। ठीक है। सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। इन्होंने बजट से अलग कर दिया। ठीक है। फिर ये जो है इस एक्ट के अंदर नहीं मानोगे, लेकिन आप इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लो। पूना पैक्ट एग्रीमेंट था जो लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड इंडिपेंडेंट क्लास थी, प्रेस क्लास थी। ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसके ऊपर हमारा आज का अभी का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो प्लीज़ गाइज इसको सही से समझ लेना और याद भी रखना। ये सबसे लेंथीएस्ट एक्ट था क्योंकि इसके अंदर 321 उल्टा याद रख लेना सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थे। इसमें जो है पावर डिवाइड हुई थी बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स और स्टेट्स। पहले यूनिट्स कहते थे वो लोग। तो 3 लिस्ट इसमें पता आपको। फेडरल सेंटर के पास थी जिसमें 59 आइटम्स थे। फिर आपकी प्रोविंसेस के पास थी जिसमें 54 आइटम्स थे। फिर आपकी कॉन्करेंट जो दोनों के पास थी, इसमें 36 आइटम्स थे। और इनके यहाँ पे जो थी रेसिड्यूरी भी थी। जैसे अभी अपने पास प्रेसिडेंट के पास या स्टेट में गवर्नर्स के पास है कुछ, तो वो था आपका वॉइस रॉयल्स के पास। और इसी एक्ट में जो इन्होंने डायरकी इन प्रोविंसेस अबॉलिश कर दिया था, इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो क्या मानोगे आप, डायरकी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से। फिर बाइकैमरलिज्म जो था इनका 6/11 प्रोविंसेस में था। प्रोवाइडेड फॉर ऑडिटर जनरल एंड फेडरल रेलवे अथॉरिटी। इन्होंने ऑडिट करना स्टार्ट किया था, ऑडिटर जनरल एंड फेडरल रेलवे अथॉरिटी। फिर इसी वाले एक्ट में आपका हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस एंड वुमेन इन लेबर। वो एससीज
वुमेन एंड लेबर। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया था। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसमें आरबीआई की करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल ऑफ इंडिया। फिर आपका फेडरल कोड जो था 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर उन्होंने बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया था। ठीक है, सॉरी, ये वाला पॉइंट याद रख लो, सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया। फिर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो एक एक्ट जिसने हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने 30 जून 1948 के लिए को जो है हमारा इंडिपेंडेंस अनाउंस किया था कि इस दिन होगा। सॉरी। फिर लेकिन बहुत सारे दंगे होने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ जल्दी करनी पड़ी और उन्होंने फिर माउंटबेटन को बुलाया और माउंटबेटन को बोला कि हमको ये अभी ही करना पड़ेगा, इतना हम वेट नहीं कर सकते। तो फिर माउंटबेटन इंडिया आए और माउंटबेटन ने बनाया 3 जून प्लान। 3 जून प्लान 1947 को इंडिया है, तो उन्होंने बनाया था माउंटबेटन प्लान, और 3 जून प्लान भी कहते थे उसे, जिसमें उन्होंने कहा पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बना दिया एक इंडिया एंड पाकिस्तान। सॉरी, प्लस तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री। फिर इसी एक्ट के अंदर अबॉलिश हो गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। इसके सब्जेक्ट्स जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र हो गए थे। ठीक है, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। सॉरी गाइस, लेजी हो रही हूँ मैं बहुत आजकल। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया के, सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। तो दिस काइंड ऑफ जो चीज़ें थी ये आपको मोस्टली याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको कुछ अगर बताऊँ जो इस चैप्टर में तो नहीं है, बट हाँ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो किसी चैप्टर में नहीं आएंगे स्पेसिफिक। एक तो आपको याद रखना है क्या, स्केड्यूल्स, वो आप लोग करोगे। ऐसी ही कुछ स्मॉल चीज़ें हर मैं लेक्चर में आपको बोलूँगी कि आपको रिवाइज़ करनी है। स्केड्यूल्स आपको रिवाइज़ करने हैं, जो अपने 12 स्केड्यूल्स हैं, और उसके बाद में जो ऐड हुए ना लास्ट के 4, वो आपको खुद करने हैं। और जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और कौन सी अमेंडमेंट्स चाहिए, वो सब ये आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक आप रिवाइज़ करके आना। बाकी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और अगर कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज एज यू गाइज नो कि दीज आर माई फर्स्ट फ्यू वीडियोज़, तो तुम लोग मुझे सजेशन लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।